करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश, जिसे कि हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, वहां पर विधानसभा चुनाव अब हो चुके हैं और जनता का जनमत ईवीएम मशीनों में कैद है। लेकिन उससे ठीक पहले कयासों का दौर लगातार जारी है। अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि आखिर जो मैंडेट जनता जनार्दन ने ईवीएम मशीनों में बंद किया है वो आखिर किस दल के साथ जाने वाला है। क्या एक बार फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी या फिर विपक्षी दल कांग्रेस यहां पर बाजी मार जाएगी? ये सवाल हर किसी के जहन में है, हर किसी के मन में है। ऐसे में चौथा स्तंभ भी लगातार अपने अलग अलग आकलन बना रहा है, अलग अलग विश्लेषण तय हो रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में बतौर इलेक्शन एक्सपर्ट, चुनाव एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्री संजीव मालवी जी, जो कि लगातार मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित सांध्य दैनिक अग्निबाण से जुड़े हुए हैं और लगातार कई वर्षों से राजनीतिक रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। उनकी लेखनी की धार और कलम की तलवार लगातार जो है जनता के बीच में सुर्खियों में रहती है। आइए शुरुआत करते हैं इंदौर और खासतौर पर मालवा निमाड़ क्षेत्र की, क्योंकि मालवा और निमाड़ के बारे में कहा जाता है कि सत्ता में कोई सा भी दल क्यों ना आए, लेकिन सत्ता में जाने की राह जो है वो मालवा और निमाड़ से होकर ही जाती है। क्या सत्ता की स्क्रिप्ट एक बार फिर लिखने वाला है मालवा निमाड़? और सबसे बड़ा राजनीति का केंद्र इंदौर, जहां से 9 विधानसभा सीटें आती हैं, उनमें क्या गुणाभाग सियासी तौर पर नजर आ रहा है? वरिष्ठ पत्रकार श्री संजीव मालवी जी की आकलन और उनका विश्लेषण लेते हैं। सबसे पहले संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। धन्यवाद महेंद्र जी। हम देख रहे हैं कि संजीव जी आप लगातार कई वर्षों से जो है राजनीतिक खबरें लिखते आ रहे हैं और आपके सांध्य दैनिक में लिखा हुआ हर वो पहलू, हर वो खबर आने वाले कल का हमें आईना भी दिखाती है। अगर हम हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों की बात करें और खासतौर पर मालवा और निमाड़ की बात करें, जहां से हम खुद आते हैं और लगता है कि सत्ता की राह भी इसी दरवाजे से होकर जाती है, आपको क्या राजनीति की हवाओं का रुख नजर आया? और जब आप ग्राउंड में थे, जब आप फील्ड में थे, आप तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी संवाद कर रहे थे, क्या किन मुद्दों के आधार पर आपको लगता है कि जनता ने इतना बम्पर मतदान एमपी में किया है? जी, ये तो आपकी बात ठीक है कि प्रदेश की सत्ता की चाबी जो है मालवा निमाड़ ही सौंपता है। जी जी जी। जिस दल को यहाँ पे सबसे ज्यादा सीटें मिलती है जी, वही दल आगे जाकर अपनी सरकार बनाता है। जी जी जी। आपने भी देखा होगा, आप भी घूम रहे थे फील्ड में, मैं भी घूम रहा था जी। लेकिन हमने ये देखा कि मतदान के 2 से 3 दिन पहले तक जी मतदाता खामोश था। बिल्कुल। मतदाता बता नहीं पा रहा था कि वह किस ओर जाएगा और न ही हम लोग शायद उसका रुख भाप रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बम्पर मतदान हुआ है जी, और मतदान भी ऐसा हुआ है कि उससे ऐसा लग रहा है हमें कि यह बिल्कुल सरकार के पक्ष में जा रहा है। हालांकि कांग्रेस से भी बता रहे हैं कि ये मतदान हमारे पक्ष का है जी। लेकिन शिवराज का जो मास्टर स्ट्रोक था, लाडली बहना योजना, जी जी जी, इस पक्ष ने एक बहुत बड़ा काम किया है और शायद मैं मानता हूं कि जो मतदान का बढ़ा हुआ प्रतिशत है जी, वो भाजपा के फेवर में जाता दिख रहा है, यानी एक बार फिर वहाँ सरकार बनती दिख रही है। लेकिन कांग्रेस ही अभी भी इसे नकार रहे हैं। उनका कहना है कि हम जो आने वाली योजनाएं ला रहे हैं उससे प्रभावित होकर लोगों ने हमारे पक्ष में मतदान किया है। जी जी। फिर भी लगता ऐसा है कि मालवा में बिल्कुल और निमाड़ में जी जी, उसके साथ साथ जो हमारा उज्जैन का अंचल भी आता है जी जी जी, वहाँ पे जरूर इस बार भाजपा की सीटों में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि 2018 में ऐसा नहीं हुआ था। जी जी जी। अब ऐसा एक बार फिर नजर आ रहा है कि कुछ प्रत्याशियों ने अपने एफर्ट से इन सीटों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है जी। और वही कोशिश अब हमें 3 दिसंबर को दिखाई देगी। चलिए, बहुत बड़ी बात है। 3 दिसंबर की तारीख का इंतजार राजनीतिक दलों को भी है और एमपी की जनता को भी है, क्योंकि जैसे ही सुबह वोटों की गिनती का क्रम शुरू होगा वैसे ही तस्वीर और रुझान सामने आने लगेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की जनता ने क्या फैसला सुनाया है। और जनता जनार्दन होती है, जब भी फैसला सुनाती है तो बड़े ही सूझबूझ के साथ सुनाती है। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री संजीव मालवी जी, जो कि हमें बता रहे हैं कि निमाड़ और मालवा में किन मुद्दों के आधार पर जो है वोटिंग हुआ है। और ऐसा आकलन भी निकाला जा सकता है कि महिलाओं का बढ़ता हुआ वोटिंग प्रतिशत कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि सत्तारूढ़ दल का गेम चेंजर जो स्कीम थी लाडली बहना, उसका असर भी है। लेकिन कमलनाथ की सक्रियता और कांग्रेस की रणनीति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं संजीव जी। हम देखते हैं कि जब मालवा और निमाड़ में जो सत्ता के समीकरण हैं, उनका जो गुणा भाग है, उसका सबसे बड़ा केंद्र जो है वो इंदौर बनता है। और जब इंदौर केंद्र बिंदु में होता है तो इंदौर की 9 सीटों का रुझान जो है वो भी जानना समझना बहुत जरूरी हो जाता है।
इंदौर आपका भी गढ़ है, आपकी भी कर्मभूमि है। किस तरह से आप देख पा रहे हैं इंदौर की 9 विधानसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि इंदौर में आखिर हो क्या रहा है, राजनीति की तासीर किस ओर जा रही है। यदि हम शुरुआत करें विधानसभा नंबर 1 से, जो कि मध्य प्रदेश की एक हॉट सीट मानी जा रही थी और कहा जा रहा था कि यहाँ से जब बीजेपी ने कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को अपना उम्मीदवार बनाया तो संजय शुक्ला की मुश्किलें बढ़ गई थी। लेकिन जब स्थानीय तौर पर समीकरणों को हम टटोलते हैं, जनता का मन पढ़ने की कोशिशें करते हैं, तो तस्वीर बड़ी धुंधली सी नजर आती है। आपका विश्लेषण क्या है? इंदौर की नंबर 1 विधानसभा सीट पर संजय शुक्ला बनाम कैलाश विजयवर्गीय, ये चुनावी घमासान क्या नतीजा देने वाला है? बिल्कुल सही कहा आपने जी जी। इस पर मालवा निमाड़ के साथ साथ पूरे प्रदेश की भी निगाहें बनी हुई है। जी जी जी। जब कैलाश विजयवर्गीय का टिकट हुआ था तब कुछ हालात ऐसे बने थे, हालांकि यह कल्पना संजय शुक्ला को भी नहीं होगी कि उनके सामने भाजपा के इतने बड़े कद्दावर नेता को उतारा जा सकता है। जी जी जी। चूंकि पार्टी ने टिकट तय किया, पार्टी ने अपनी एक स्ट्रेटेजी प्लान किया जहां 7 सांसदों को टिकट दिया गया है, जिनमें कुछ राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल हैं। जी। 1 नंबर की बात की जाए तो 1 नंबर का नाम एक इंदौर के लिए तो बड़ा चौंकाने वाला हो गया। हालांकि संजय शुक्ला ने अभी भी हार इसमें नहीं मानी है। उनका कहना है कि मैं चुनाव लड़ा हूं और पूरी दमदारी से लड़ा हूं। इस बीच कई आरोप प्रत्यारोप भी आए, सब कुछ आया, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की ओर से ऐसी कोई बयानबाजी नहीं हुई जिससे चुनाव को मोड़ा जा सके। उन्होंने शुरुआत से लेकर आखिरी तक यही कहा कि वे इस क्षेत्र को अब अव्वल बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, विकास करेंगे। कुल मिलाकर कैलाश विजयवर्गीय जैसे जो कद्दावर नेता है और इतने बड़े समझदार नेता है, उन्होंने चुनाव तरीके से लड़ा, लेकिन यहाँ पर हमें संजय शुक्ला की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जिन्होंने चुनाव अपनी मजबूती से लड़ा। कहा जाता है कि कांग्रेस में जो उम्मीदवार होता है वही चुनाव लड़ता है। जी, और यह संजय शुक्ला ने करके दिखाया है। फिर वही बात है कि 3 दिसंबर को ही तय होगा कि संजय शुक्ला कितनी मात उनको दे पा रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय कितने वोटों से जीत रहे हैं। हालांकि कैलाश जी का कहना है कि वे 25,000 से अधिक वोटों से इस विधानसभा से जीत रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हार जीत का जो अंतर है वो 10 से 15,000 के आसपास हो सकता है, क्योंकि इस विधानसभा का एक अलग ही रुख है। पिछली बार यह विधानसभा कांग्रेस के हाथ में चली गई थी, लेकिन इस बार यह बीजेपी के पक्ष में आती दिख रही है। चलिए, बड़ी बात है, बड़ा आकलन यहाँ पर निकल कर आया है। और जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार संजीव मालवीय जी हमें लगातार बता रहे हैं कि जो चुनावी मुकाबला था बहुत करीबी था, क्योंकि संजय शुक्ला ने यह साबित करके दिखाया कि कांग्रेस में जब प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो रणनीति क्या होती है और जनता के बीच में किन बातों को ले जाना है, वो बड़े ही सूझबूझ बड़े ढंग से जो है संजय शुक्ला नीचे लेकर गए हैं। लेकिन सामने उम्मीदवार इतने बड़े नेता थे, यानी कि बीजेपी के कैंडिडेट कैलाश विजयवर्गीय थे। हालांकि उनकी रणनीति भी यहाँ पर जो है चाक चौबंद नजर आई और उम्मीद ये की जा रही है कि जो भी चुनाव नतीजा होगा वो 5 से 10,000 के अंतर का नजर आना चाहिए। हालांकि दावे सबके अपने इतर हैं, लेकिन उससे अलग एक आकलन निकल कर आ रहा है कि बहुत क्लोज फाइट विधानसभा नंबर 1 में नजर आई है। उसके बावजूद बीजेपी का पलड़ा कुछ हद तक यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, ऐसा कुछ हमारा आकलन है। और ये विश्लेषण जो है हम लगातार चौथे स्तंभ के इस एक सशक्त प्रहरी होने के नाते आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं संजीव जी, जब हम विधानसभा नंबर 2 का रुख करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही रमेश मेंदोला बीजेपी के उम्मीदवार का टिकट ऐलान होता है, वैसे ही एक नारा वहां पर कार्यकर्ता बनाते हैं कि अब की बार 1.25 लाख पार, और लगातार 2 नंबर में इसकी गूंज भी पूरे चुनाव के दौरान, जनसंपर्क के दौरान सुनाई देती है। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से चिंटू चौकसे का चेहरा फाइनल हो जाता है तो क्या लगता है आपको, चिंटू चौकसे बनाम रमेश मेंदोला, ये चुनावी टक्कर कितनी जोरदार रही या फिर मामला एक तरफा आपको नजर आता है? देखिए, टक्कर तो चिंटू चौकसे की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है टक्कर देने में। जी। उन्होंने चुनाव लड़ा है, उनकी तारीफ करना होगी कि 2 नंबर जैसे गढ़ में जो भाजपा का अभेद किला है, जी, अभी तक इस किले को कोई भेद नहीं पाया है। वैसे 4 नंबर को भी अयोध्या कहा जाता है, लेकिन यह एक मजबूत और अभेद किला के रूप में जाना जाता है। जी। इसलिए कहना होगा कि चिंटू चौकसे जो है वो इस किले को भेद नहीं पाएंगे। बात 1.25 लाख पार की आ रही है तो कार्यकर्ताओं का जोश है, कार्यकर्ता बोल सकते हैं कि 1.25 लाख के पार हम दादा को जिताएंगे। जिस तरह का हम लोगों ने जनसंपर्क में जाकर वहां पर देखा कि दादा के प्रति कितना प्रेम है, दादा दयालु, जिनको
लिए महिलाएं, बच्चे, यहाँ तक कि अब जो लाडली बहनाएं भी इसमें जुड़ गई है, वे रात रात तक जनसंपर्क में उनका स्वागत करने के लिए खड़ी रही। जी जी। उसको देखने से तो लगता है कि 1 लाख के अंदर ही उनकी जीत होगी। हालांकि यह जीत पिछली बार 57,000 के आसपास थी। जी जी। जो बढ़कर मेरा मानना है कि 75 से 80 लाख तक जा सकती है। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि भले ही 1.25 लाख पार का नारा जरूर यहाँ बीजेपी पार नहीं कर पाएगी, लेकिन इतना जरूर तय है कि बीजेपी के कैंडिडेट रमेश मेंदोला लीड बढ़ाने में फिलहाल तो कामयाब नजर आते हैं। हालांकि चुनावी मुकाबला रोचक रहा, दिलचस्प रहा, क्योंकि चिंटू चौकसे ने भी जो है चाक चौबंद तरीके से अपनी रणनीति बनाई थी। लेकिन उसके बावजूद चूंकि बीजेपी का ये गढ़ है और विकास के नाम पर यदि वोट पड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत ऊपरी तौर पर तो सुनिश्चित नजर आती है। और ऐसा कुछ आकलन यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार श्री संजीव मालवी जी भी निकालकर हमारे समक्ष रख रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इंदौर का दिल कहा जाता है विधानसभा नंबर 3 को। 3 यानी कि इंदौर का दिल। और इंदौर का दिल किस दल ने जीता है, ये एक वर्ग पहेली बन गया है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से दीपक पिंटू जोशी मैदान में थे, जो कि भले को जिताने में ही भलाई है इस नारे पर पूरा चुनाव लड़ गए। तो वहीं बीजेपी से गोलू शुक्ला, जो कि इंदौर विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष रहे हैं, उनको बीजेपी ने मैदान में उतारा था और वो लगातार इस नारे की काट लेकर आए थे कि भोले के भक्त को जिताने में ही भलाई है। आपको क्या लगता है? दोनों ही युवा चेहरे हैं और विधानसभा नंबर 3 को इंदौर का दिल कहा जाता है। इस दिल को जीतने में क्या पिंटू कामयाब हुए हैं या गोलू कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं? आपका क्या सटीक आकलन है संजीव? देखिए, भोले के भक्त और भले को जिताने में भलाई है। जी जी। ये एक जुमला साबित हो सकता है। लेकिन 3 नंबर जो क्षेत्र है, आपने कहा कि हमारे इंदौर का दिल है। जी जी जी। इस दिल में पूरा व्यापार बसता है। इस दिल में कई पढ़े लिखे लोगों का निवास है। कहना मतलब ये है कि जी बिल्कुल, आप बता सकते हैं कि किस तरह से आपका आकलन है, क्या आपको नजर आ रहा है? क्या कहने का मतलब यह है कि यह एक व्यापारिक क्षेत्र है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं। जी जी। वो इन जुमलों में विश्वास नहीं करते हैं। जी जी। क्योंकि गोलू शुक्ला का टिकट देरी से हुआ था, इसलिए जुमलेबाजी चली। लेकिन दीपक जोशी, जिन्हें पहले ही अभ्यस्त कर दिया गया था कि आपको यह चुनाव लड़ना है, काफी चीजें हुई, परिवार में टकराहट हुई, पार्टी में बातें हुई, लेकिन दीपक जोशी चुनाव में डटे रहे। अब इन दोनों के बीच में यही एक सीट ऐसी फंसी है कि जहां कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। बिल्कुल। पिंटू जोशी जो है, पिंटू जोशी अपने तरीके से चुनाव लड़े हैं, गोलू शुक्ला अपने तरीके से चुनाव लड़े हैं। पिंटू जोशी के पास राजनीतिक विरासत रही, लेकिन गोलू शुक्ला के पास ऐसी कोई राजनीतिक विरासत नहीं है। वे अपने परिवार में राजनीतिक विरासत चलाने वाले स्वयं हैं। हालांकि उनके बड़े पिताश्री, बड़े भैया जो थे, वो जरूर राजनीति में थे, लेकिन उनकी राजनीति अलग रही। और अब जो देखा जाए कि गोलू शुक्ला के बारे में कहा जा रहा है, गोलू शुक्ला किस तरीके से 3 नंबर विधानसभा को अपने पक्ष में रख पाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि एक बात ये भी सामने आई थी कि गोलू शुक्ला के पास चुनाव के ऐसे कोई रणनीतिकार नहीं थे जिन्होंने बैठकर इस क्षेत्र की स्ट्रेटेजी समझी या कोई ऐसा प्लान किया जिसमें वे जीत सके। इसलिए फिलहाल तो इस सीट को लेकर कुछ अभी कहना मुश्किल होगा। मतलब कहा जा सकता है कि असमंजस की स्थिति है, गहमा गहमी का वातावरण है। और जैसे कि क्रिकेट मैच की शुरुआत में जब टॉस होता है, तो टॉस में सिक्का जब हवा में होता है, जमीन पर गिरने के बाद हेड आएगा या टेल, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 3 दिसंबर को। और 3 दिसंबर को जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी और वोटों की गिनती का क्रम तेज होगा, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि इंदौर का दिल आखिर जीता किसने है और इंदौर का दिल जीतने में कौन सा दल जो है वो कामयाब हुआ है। बहरहाल चुनावी मुकाबला बहुत यहाँ पर बेहतरीन कहा जा सकता है, रोचक और रोमांचक कहा जा सकता है, क्योंकि पिंटू जोशी ने भी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर खूब पसीना बहाया है, तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार गोलू शुक्ला भी अपनी रणनीति को कार्यकर्ताओं के माध्यम से उस क्षेत्र की तासीर के अनुसार नीचे तक पहुंचाने में कुछ हद तक कामयाब भी नजर आए। बहरहाल अभी सिक्का हवा में है, हेड आएगा या टेल, इसके लिए आपको भी करना होगा इंतजार। बिल्कुल सही कहा आपने, हेड आएगा या टेल। जी जी जी, इसका इंतजार तो हमें करना ही है, क्योंकि 3 दिसंबर को ही यह भी मालूम पड़ पाएगा। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं आप भी इंतजार कीजिए 3 दिसंबर का, लेकिन उसके पहले एक सटीक आकलन आप दर्शकों तक पहुंचाने का हमारा ये प्रयास है। आगे बढ़ते हैं। इंदौर की विधानसभा नंबर 4 की जब हम बात करते हैं, तो लगातार वरिष्ठ पत्रकार संजीव मालवी जी हमारे साथ बने हैं, जो कि अपना एक सटीक आकलन और विश्लेषण और चुनाव पर उनकी बारीक नजर रहती है वो रखते हैं। अगर हम अयोध्या विधानसभा की बात करें, विधानसभा नंबर 4 की बात करें, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपनी अयोध्या विधानसभा
निरूपित करती है। वहां से बीजेपी ने एक बार फिर अपने परंपरागत चेहरे मालिनी गौड़ को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस ने उद्योगपति और समाजसेवी राजा मांधवानी को अपना चेहरा बनाया था। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस किले में कांग्रेस ने नया प्रयोग करके कोई सेंधमारी करने की कोशिशें की हैं, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर चुनाव जो है शांतिपूर्ण रहे? चौथी बार मालिनी गौड़ जिस आत्मविश्वास से हमको चुनावी मैदान में नजर आई है, उससे तो उनका दावा है कि वो जीतती दिखाई दे रही हैं। लेकिन राजा मांधवानी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और उनको जो सिंधी समाज का सपोर्ट मिला, इस बार तो कांग्रेस भी हमको बड़े स्तर पे नजर आई है क्षेत्र में। लेकिन ऐसा यहाँ पर अभी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि यह जो वोट डले थे ये वोट सीधे सीधे कांग्रेस के पक्ष में जाए। मुकाबला तो राजा मांधवानी ने तगड़े तौर पर किया है, लेकिन मालिनी गौड़ ने जिस प्रकार से इसे अयोध्या बना के रखा है, वे चौथी बार अब चुनाव में 3 बार उनके पति स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। और अगर आपको याद है तो अभी उनका विरोध भी बहुत हुआ, लेकिन पार्टी ने फिर उन पर विश्वास करा और टिकट भी दिया। तो अब उनके लिए यह सीट बचाना तो चुनौती है, लेकिन लग रहा है कि जो पिछली बार जो अंतर था इन दोनों के बीच का, उस अंतर के आसपास ही यह सीट रह सकती है। हो सकता है राजा मांधवानी इस अंतर को पाट दें या इस अंतर को बहुत कम करके कम आंकड़ों पे ले आए, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अयोध्या का दावा किया जा रहा है कि अयोध्या हमारी कायम रहेगी, और शायद यही सोचकर लोगों ने इसमें मतदान भी किया है। चलिए, बड़ी बात है, यहाँ पर मुद्दे जरूर पीछे छूट गए, लेकिन चेहरों का ये चुनाव बनकर रह गया और विधानसभा नंबर 4 में मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बीजेपी यहाँ पर कंफर्ट जोन में नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती देने की भरसक कोशिशें की हैं, और राजा मांधवानी बनाम मालिनी गौड़ का ये चुनावी मुकाबला अब यहाँ चुनाव नतीजों के साथ जो है क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिर भी बीजेपी यहाँ पर सुपर कॉन्फिडेंट है अपनी जीत के लिए, ऐसा कुछ आकलन है। यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिसिस है वरिष्ठ पत्रकार श्री संजीव मालवी जी का। संजीव जी, आगे बढ़ते हैं, विधानसभा नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यहाँ भी मुकाबला बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है। बीजेपी से वही पुराने उम्मीदवार महेंद्र हाडिया फिर मैदान में थे, तो कांग्रेस ने भी अपने पुराने ही प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल को मैदान में उतार दिया। आपको लगता है कि सत्तू भैया बनाम बाबा का ये चुनावी संग्राम क्या कोई नित नए समीकरणों को जन्म देगा? क्योंकि विधानसभा नंबर 5 की तासीर बड़ी ही दिलचस्प है, बड़ी ही अनूठी नजर आती है। आपका विशेष विश्लेषण क्या है इस पर? देखिए महेंद्र जी, यहाँ भी मुकाबला तो मुझे तो बड़ा कड़ा नजर आ रहा है। जी। बाबा जो बड़े चुनाव को बड़े हल्के में लेते थे, उन्होंने इस चुनाव को गंभीरता से लिया है। कारण एक ही सामने आया है कि सत्यनारायण पटेल जो पिछले चुनाव में उनसे हार गए थे, उन्होंने, और मतलब बहुत ही कम मतों से हारे थे, शायद कुछ 1300 मतों से वो हारे थे। इसलिए इस बार सत्यनारायण पटेल ने कोई भी गलती न करते हुए चुनाव में जिस तरीके से साम दाम दंड भेद की नीति काम करती है, उस नीति को लेके वे आगे बढ़े। हालांकि उनका एक ही पक्ष कहा जाएगा कि पिछले 5 साल से वे यहाँ पर सक्रिय थे, इसी कारण बाबा को थोड़ा झटका लगा है। इस सीट के बारे में भी अभी कुछ स्पष्ट आकलन नहीं किया जा सकता है। फिर भी जो रुझान मतदान वाले दिन सामने आए हैं, उन रुझानों को देखते हुए लग रहा है कि एक बार यह सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। लेकिन भाजपा के जो लोग हैं वो इसे अपने ही बताने पर तुले हुए हैं कि यह सीट कांग्रेस के पक्ष में कभी नहीं जाएगी, क्योंकि बाबा जैसा उम्मीदवार हमें मिलना नहीं है, और बाबा का भी इन वक्त पर टिकट हुआ था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब अगर आप माने कि पार्टी ने उन पर भी विश्वास किया है, क्यों विश्वास किया है? क्योंकि बाबा की छवि एक अलग प्रकार की है, इसलिए उन पे विश्वास करके उन्हें टिकट दिया, और बाबा ने उस तरीके से चुनाव भी लड़ा। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बाबा ने हर चुनाव से अलग हटकर इस बार अपना चुनाव कई रणनीतियों के तहत लड़ा है। लेकिन सत्तू पटेल भी उसमें कमजोर नहीं आके गए हैं। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है, और मैं तो इस सीट को 50-50 ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ अभी किसी प्रकार का रिजल्ट बताना या आकलन करना संभव नहीं है। चलिए, बड़ी बात है, थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी यहाँ का आकलन करना, लेकिन इतना जरूर तय है कि कांग्रेस ने यहाँ जोरदार चुनाव लड़ा है, और बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्र हाडिया ने भी अपनी बदली रणनीति और बदली सियासी चाल दिखाई है। बहरहाल सत्यनारायण पटेल की रणनीति के आगे क्या बीजेपी की रणनीति काम कर पाएगी, इंतजार करना होगा 3 दिसंबर को। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस विधानसभा की तासीर को फिलहाल पढ़ पाना बेहद कठिन नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस के अपने दावे हैं,
कांग्रेसी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं बाबा पंच लगाने का दावा भी कर रहे हैं। बहरहाल आप इंतजार कीजिएगा 3 दिसंबर का, जब सूर्य की पहली किरणों के साथ यानी कि सुबह के फेर में जब वोटों की गिनती का क्रम शुरू होगा, ईवीएम मशीनें खुलेंगी, वैसे ही रुझान और एक धुंधली तस्वीर आपको दिखाई देने लगेगी, जो कि दिन में जैसे जैसे घड़ी का कांटा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे साफ होती चली जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं संजीव जी, अगर हम विधानसभा आगे बढ़े तो राऊ विधानसभा आती है। राऊ विधानसभा के बारे में क्या रुझान है, क्योंकि इस पर भी पूरे एमपी की निगाहें टिकी थी। यहां से कांग्रेस के तेज तर्रार फायर ब्रांड जीतू पटवारी उम्मीदवार थे, तो बीजेपी ने एक बार फिर अपने पुराने चेहरे मधु वर्मा को मैदान में उतारा था। मधु वर्मा विकास का नारा पूरे चुनाव में बुलंद करते नजर आए, तो जीतू पटवारी राऊ विधानसभा नहीं मेरा परिवार है ये नारा उठा रहे थे, बुलंद कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार संजीव मालवीय जी की पैनी निगाहें दोनों पर टिकी थी। क्या आपको लगा कौन चुनावी दौड़ में इस रेस में आपको आगे बढ़त बनाता नजर आया? देखिए, इस बार भाजपा दावा कर रही है कि उसे ग्रामीण क्षेत्रों से भी अच्छे वोट मिले हैं। पिछली बार मधु वर्मा शहरी क्षेत्रों में आगे थे जी, तो उन्हें गांव से नुकसान उठाना पड़ा था। और यह कहें कि अपन जो किसानों की ऋण माफी योजना भी थी, उसके कारण भी मधु वर्मा को नुकसान हुआ था। लेकिन मधु वर्मा भी सत्यनारायण पटेल की तरह पूरे 5 साल सक्रिय रहे, हर छोटे मोटे आयोजन में गए। गांव की एक तासीर होती है कि वहां पर अगर किसी के यहाँ कोई खुशी या कोई गम का कार्यक्रम हो और अगर आप वहां जाकर बैठ जाते हैं तो उस ग्रामीण को बड़ी संतुष्टि होती है कि मेरा नेता मेरे यहाँ आया है ना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मधु वर्मा ने जरूर सबके यहाँ गए, किसी के गम में गए, किसी की खुशी में गए, हर छोटे मोटे कार्यक्रमों में पहुंचे। इससे उनका एक जन नेता का जो कद था वो बढ़ा। राव में जीतू पटवारी रहे, लेकिन बीच में वे गायब हो गए थे। वे भोपाल की पॉलिटिक्स करना चाहते थे। हमने ये भी देखा कि कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष को लेके तनातनी होती रही। बीच में वे कुछ आंदोलन का नेतृत्व करने चले गए, उसको लेके थोड़ा सा एक वैक्यूम वहां पर हो गया था। लेकिन आखिरी के 1 साल जीतू पटवारी ने अपने राव को परिवार बताकर जो माहौल बनाया, वो माहौल भी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार मधु वर्मा दावा कर रहे हैं कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत बड़ी संख्या में जन समर्थन मिला है। अगर ये जन समर्थन उनको मिला है तो मधु वर्मा की जीत तय है। लेकिन जीतू पटवारी का कहना है कि ये विधानसभा पूरी मेरा परिवार है और इस परिवार के साथ ही मैं हमेशा रहता हूँ। जीतू पटवारी समर्थन मूल्य का मुद्दा उठाए हुए हैं। पिछली बार किसानों की ऋण माफी का मुद्दा उठाया था, चूंकि यह विधानसभा भी किसान बहुल है, इस कारण माना जा रहा है कि किसानों का वोट कांग्रेस की तरफ जा सकता है। फिलहाल यहाँ भी अभी इतनी जल्दी कहना मुश्किल होगा कि किसके पक्ष में स्पष्ट बहुमत गया है। ये तो हमको उसी दिन मालूम पड़ पाएगा जिस दिन मतगणना होगी। चलिए, बड़ी बात है, राऊ विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर शहरी और ग्रामीण दोनों की तासीर के मतदाता रहते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो वहां पर एक बड़ा वर्ग जो है वो किसान बहुल इलाका माना जाता है, खेती किसानी वाले लोग हैं, लिहाजा वहां पर वोटिंग के लिए एक अलग मनोबल, एक अलग मानस दिखाई पड़ता है। और शहर के मतदाताओं की बात करें तो वो जरूर विकास पर विश्वास करते नजर आते हैं। बहरहाल देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जीतू पटवारी बनाम मधु वर्मा का ये चुनावी मुकाबला आखिर अंतिम ओवरों में आकर किस और जो है अपना पलड़ा भारी करता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि मुकाबला बराबरी का नजर आता है। मधु वर्मा भी चुनावी पूरे दौर में कहीं पीछे नजर नहीं आए और जीतू पटवारी को लेकर भी ये बात कही जा सकती है कि लगातार जिस रफ्तार के साथ उन्होंने जनसंपर्क किया, पूरी विधानसभा को कवर किया, वो भी उनकी सूझबूझ और सियासी समझ को दिखाता है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि 3 दिसंबर को वोटों की गिनती के क्रम के साथ कौन सा उम्मीदवार यहां से बढ़त ले पाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं संजीव जी, जब हम राऊ के बाद महू का रुख करते हैं तो यहां से बीजेपी ने उषा ठाकुर को ही अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन कांग्रेस ने रामकिशोर शुक्ला पर भरोसा जताया, जो कि कल तक भारतीय जनता पार्टी में थे लेकिन टिकट से एंड वक्त पहले कांग्रेस में आ गए और निर्दलीय चुनाव लड़ गए वहां से पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित भी कर दिया 6 सालों के लिए। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है और उषा ठाकुर, अंतर सिंह दरबार और रामकिशोर शुक्ला, इन तीनों को आप कैसे यहाँ पर चिन्हित करते हैं और महू की जनता का क्या मन आपने पड़ा है? देखिए, रामकिशोर शुक्ला जी पुराने कांग्रेसी रहे, लेकिन जब कैलाश विजयवर्गीय वहाँ चुनाव लड़ने गए थे उसके पहले वे बीजेपी में शामिल हो गए जी। लेकिन इस बार कुछ शर्तों को लेके वे वापस कांग्रेस में आ गए। ये दरबार को पसंद नहीं आया। दरबार चूंकि 3 बार से चुनाव हार रहे थे, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि हर कांग्रेसी उनके लिए आकर खड़ा हो गया। दरबार को निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लेना पड़ा
और यह निर्णय उनके लिए एक बड़ा मतलब कदम भी साबित हुआ है। या अपन कहें कि उनके इस निर्णय ने उन्हें यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया कि वहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए, और त्रिकोणीय हुआ भी है। उषा ठाकुर को लेकर उनके ही लोग विरोध कर रहे थे। अगर यह विरोध मतदान के रूप में सामने आता है तो उषा ठाकुर के लिए मुसीबतें बढ़ सकती है। फिर भी सत्ता पार्टी की वे विधायक है और मंत्री भी रही है, तो हो सकता है कि यह मतदान उनके पक्ष में भी जाए। लेकिन यह तो तय है कि रामकिशोर शुक्ला का तीसरे नंबर पर आना, यह वहाँ के लोग दावा कर रहे हैं कि रामकिशोर शुक्ला तीसरे नंबर पर आएंगे और पहले नंबर पर उषा ठाकुर या अंतर सिंह दरबार हो सकते हैं, क्योंकि अंतर सिंह दरबार की जो छवि महू विधानसभा क्षेत्र में है वो हमेशा एक सी रही है। मैंने उनका चुनाव देखा है, जब कैलाश विजयवर्गीय वहाँ चुनाव लड़ने गए थे। एक तरीके से वे कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं, उन्हें तो कमिटमेंट हो गया था कि भाई आपको ही चुनाव लड़ना, उसी हिसाब से वे पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब टिकट नहीं मिला, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की दोनों की आपस की कुछ नुरा कुश्ती उसमें सामने आई है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बागी का रास्ता अख्तियार किया, और रास्ता अख्तियार करने के बाद जिस तरीके से उन्होंने चुनौती दी है कांग्रेस और बीजेपी को, उससे लग रहा है कि वे काफी कुछ वोट तो अपने पक्ष में लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बड़ी बात है। महू में त्रिकोणीय मुकाबला है, इंतजार यहाँ भी करना होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि नंबर 1 और नंबर 2 पर उषा ठाकुर और अंतर सिंह दरबार ही नजर आ रहे हैं। जरूर यहाँ से कांग्रेस पीछे नजर आ रही है, लेकिन मुकाबला इतना दिलचस्प है कि कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी सैबोटेज का सामना कर रही है, यानी कि उनके अपने ही रूठे हैं, नाराज हैं। क्या वो नेता मतदान के दिन भी अपना प्रभाव छोड़ पाए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए करारा झटका है। और यदि अंतर सिंह दरबार के साथ सहानुभूति की लहर है और वो कांग्रेस से इतर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वोट ले आए हैं, तो फिर विधायक बनना उनका तय है। लेकिन इंतजार आपको भी करना होगा 3 दिसंबर का, क्योंकि 3 दिसंबर की सुबह ही ये सटीक विश्लेषण सही मायनों में परिणाम में तब्दील हो पाएगा। लेकिन फिलहाल मुकाबला यहाँ पर भी त्रिकोणीय नजर आता है। वरिष्ठ पत्रकार संजीव मालवी जी हमारे साथ लगातार बने हैं। संजीव जी, देपालपुर का मैं रुख करता हूं, तो आपको लगता है वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला नजर आया? जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से विशाल पटेल, बीजेपी से मनोज पटेल और निर्दलीय राजेंद्र चौधरी, तो किसकी बगिया में जीत का फूल खिलने वाला है? आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, फिलहाल तो विशाल पटेल वहां पर मजबूत नजर आ रहे हैं जी। मनोज पटेल के बारे में एक कहावत तो उनकी मशहूर है कि वे कभी फोन नहीं उठाते, कभी जीवंत संपर्क में नहीं रहते हैं, इस कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ से राजेंद्र चौधरी जो हिंदूवादी संगठन से आते हैं और काफी कुछ उन्होंने काम करा है। उनका जब टिकट नहीं हुआ था, जब वहाँ से मनोज पटेल का टिकट तय कर दिया गया था, तो हमको विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। इंदौर, उज्जैन भाजपा कार्यालय पर उनके समर्थकों ने विरोध भी किया था। भाई कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी कि वे टिकट उन्हें भाजपा दे और वे उस पर चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय होकर मैदान में कूद गए। उन्हें बागी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वे कुछ ना कुछ वोटों का उलटफेर कर सकते हैं। राजेंद्र चौधरी जो है वो गारी समाज से आते हैं। गारी समाज का एक अच्छा वर्चस्व वहाँ पर है। गारी समाज का वर्चस्व दूसरी सीटों पर भी है। अगर हम देखें तो वहाँ पे गारी समाज का वोट बैंक भी प्रभावित किया जाता है, तो इतना तो प्रभावित नहीं होगा कि कांग्रेस और भाजपा के जो प्रत्याशी है वो हार सके। विशाल पटेल ने अपनी वहाँ पे सक्रियता बनाए रखी है। विशाल पटेल ने कई आयोजन किए। विशाल पटेल के बारे में कहा जाता है कि वे लोगों के दुख सुख में भी जाते हैं। अगर यह सही है तो फिर विशाल पटेल यहाँ से सामने आते हुए दिख रहे हैं। विशाल पटेल की दूसरी बार की विधायकी रोकने में मनोज पटेल ने बहुत कोशिश की, लेकिन मनोज पटेल के साथ ड्रॉबैक यही रहा कि वे फोन नहीं उठाते, और यही ड्रॉबैक कांग्रेसियों ने भुनाया, निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने भुनाया। अब यह देखना है कि मनोज पटेल अपनी बात कहां तक रख पाते हैं या फिर विशाल पटेल ही विधायक बनेंगे। चलिए, बड़ी बात है। देपालपुर में भी मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन फिर भी वरिष्ठ पत्रकार संजीव मालवी जी का मानना है और उनका ऐसा आकलन है कि कांग्रेस के उम्मीदवार विशाल पटेल दोनों ही प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों से थोड़ा आगे नजर आते हैं। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि निर्दलीय यदि यहाँ पर जीत नहीं पा रहे तो किसको हराने का काम करते हैं,
किसकी हवाएं बदलने का काम करते हैं, ये भी देखना लाजमी होगा। 3 दिसंबर को देपालपुर का दम भी नजर आ जाएगा और राजेंद्र चौधरी, मनोज पटेल या विशाल पटेल, तीनों में कौन सा रैंक तय हो पाएगा, ये भी जनता जनार्दन साफ कर देगी। वोटों की गिनती के क्रम के साथ देपालपुर की कहानी भी तय हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं संजीव जी, आखिरी विधानसभा है इंदौर जिले की, सांवेर विधानसभा। ये भी ग्रामीण बहुल विधानसभा है, जहां से बीजेपी ने अपने कैबिनेट मंत्री रहे तुलसीराम सिलावट को उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस ने एक प्रयोग के तौर पर महिला नेत्री रीना बोरासी सेतिया को मैदान में उतारा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर के सामने नए महिला नेतृत्व को उतारना कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हो पाएगा? आपका आकलन, आपका सटीक विश्लेषण क्या है? देखिए, रीना बोरासी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है जी, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन चुनाव लड़ना और सामने वाले प्रतिद्वंदी को कम आंकना जी, ये गलती उन्होंने कर बैठी है। तुलसी सिलावट जैसे जो नेता है, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, खैर अब उन्हें बीजेपी का नेता कहा जाना चाहिए, सरकार के मंत्री रहे हैं, जी जी जी, है ना जी। तो जो तुलसी सिलावट का तरीका है चुनाव लड़ने का जी जी, और उनका बात करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, ये उनके लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ है। हालांकि रीना बोरासी ने भी पिछले 2 सालों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उपचुनाव होने के बाद वे लगातार इस इलाके में बनी हुई थी। उनकी पारिवारिक विवाद भले ही कुछ रहे हों, लेकिन उससे अलग हटकर रीना बोरासी ने अपनी एक छवि बनाई है और इस छवि का लाभ उन्हें मिल सकता है। लेकिन अब वो छवि का लाभ उन्हें कैसे मिलेगा, क्या मतदाता उनके पक्ष में गए हैं, यह अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि कांग्रेस के जो पुराने दावेदार थे, वे दावेदार भी उनके लिए गड्ढा खोदने का काम कर रहे थे। लेकिन रीना बोरासी मान रही है कि सभी एक होकर चुनाव लड़े हैं और इस बार महाराज के खास आदमी तुलसी सिलावट को हम बाहर कर देंगे। लेकिन तुलसी सिलावट की जो छवि है जी, उस छवि को लेकर हम देखें तो यह बड़ा ही मुश्किल होगा और उनका दावा एक कोरा साबित हो सकता है। माना जाए कि तुलसी सिलावट फिर यहाँ से विधायक बन सकते हैं, चूँकि महाराज के नज़दीकी है, इसलिए मंत्री पद भी उनको फिर से मिल सकता है। पर यह तो तय होगा कि जब सरकार बनेगी, जब वे जीतेंगे, उसके बाद ही यह सब तय हो पाएगा। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर फिर भी जो है बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि सांवेर की तासीर जरूर रोटी बदलने की है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यवहारशीलता और बीजेपी उम्मीदवार के अनुभव का लाभ जो है वो जरूर पार्टी को मिल सकता है, ऐसा आकलन है। ये विश्लेषण भर है, लेकिन सांवेर की जनता ही तय करेगी। नतीजों के साथ ही सांवेर की तस्वीर साफ होगी कि रीना बोरासी सेतिया बनाम तुलसीराम सिलावट का ये चुनावी घमासान किस और जाएगा और चुनाव नतीजे क्या निकल कर आएंगे। बहरहाल ये माना जा सकता है कि इंदौर की 9 विधानसभा सीटों का जब हम सटीक आकलन और विश्लेषण करते हैं तो सतही तौर पर कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो कुछ पर कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। संजीव जी, जाते जाते 9 में से कितनी सीटें आप कांग्रेस की भारी मानते हैं, यानी कि आगे मानते हैं, और कितनी सीटें भाजपा की आप आगे मानते हैं? मैं जीत की तरफ नहीं ले जा रहा, मैं मानता हूं कि चुनावी घमासान के दौरान मतदान के प्रतिशत को देखते हुए, जनसंपर्क की हवाओं का रुख देखते हुए, कितनी सीटों पर आपको कांग्रेस आगे दिखाई पड़ रही है? देखिए, पिछली बार तो 4 सीटें थी, जिसमें से 1 सीट पर उपचुनाव हो गया था जी जी। उसके बाद 3 सीटें कांग्रेस के लिए बची थी। अब इन 3 सीटों में से 3 सीटें तो कांग्रेस के पास आ रही है, जिसमें राऊ, देपालपुर और 3 या 5 में से कोई भी एक सीट कही जा सकती है। 3 या 5 में से कोई सीट कही जा सकती है जी जी। लेकिन यहाँ पर मुकाबला बड़ा कड़ा है और इस कड़े मुकाबले के बीच यह सीट भाजपा की झोली में भी जा सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल अभी 3 सीटें पूरे इंदौर में कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है, वहीं 5 पर क्लीन स्वीप दिख रहा है। एक आध सीट पर जोरदार टक्कर नजर आ रही है। 1 सीट पर आपको टक्कर नजर आ सकती है। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पर इंदौर की 9 सीटों का क्या सियासी सूरत हाल है, ये भी हमने आपको बताने की कोशिशें की, एक सटीक राजनीतिक विश्लेषण आपके समक्ष रखा और किन मुद्दों के आधार पर नेताओं ने जनता से वोट मांगे हैं और जब जनता ने अपने वोट ईवीएम मशीनों में कैद कर दिए हैं तो हवा का रुख क्या कह रहा है, रुझान क्या मानने को मिल रहा है, ये सब कुछ हमने आपको बताया। इंदौर की 9 सीटों का हाल आपने जाना, आगे आपको मालवा निमाड़ की भी सीटों का हाल बताएंगे, पूरे मध्य प्रदेश की 230 सीटों की सर्जरी भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इंदौर का ये खास
पेशकश, खास प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े थे इस खास पेशकश में वरिष्ठ पत्रकार श्री संजीव मालवी जी। संजीव जी, हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिए आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।